नमस्कार। स्वागत है आपका विद्या कंप्यूटर अकेडमी छानवीडी की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम शुरू करेंगे एमएस एक्सेल पार्ट फर्स्ट और इसमें होम टाइप कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एम एक्सेल का होम पार्ट। देखिए एमएस एक्सेल शुरुआत कहाँ से करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाते हैं। एक तो अपने को यही मिल गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। दूसरा अपन ऑल ऐप्स में जाकर इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये भाग है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से एक्सेल 2007 चुन लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये अपने सामने एक्सेल 2007 है वो उपलब्ध हो गया है। ठीक है, ये है अपना एक्सेल सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस एक्सेल सॉफ्टवेयर में रो और कॉलम पहले से बनी हुई होती है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे जो है इनको तो बोलते हैं कॉलम, बाएं से दाएं इनको बोलते हैं रो। तो रो और कॉलम इसमें पहले से बने हुए होते हैं। ठीक है, रो और कॉलम इसमें पहले से बने होते हैं। वर्ड में जैसे सिंपल पेज होता है, इसमें रो और कॉलम बने होते हैं। इस पूरी शीट को अपन वर्कशीट बोल देते हैं। ठीक है, या स्प्रेड शीट भी बोल देते हैं। 3 शीटें इसमें बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप आती है, 1 2 3 शीटें। इसके अलावा और शीटें भी अपन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 शीटें तो अपने आप आती है और बाकी ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसमें जो ये रो होती हैं, ये बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं रो कहलाती है और ऊपर से नीचे कॉलम कहलाते हैं। तो बाएं से दाएं जितनी रो है, ये टोटल रो कितनी होती है इसमें, ये रो होती हैं 10,48,576। कितनी होती है, 10,48,576 होती है टोटल। ये रो नीचे तक जाएंगे तो टोटल रो कितनी होती है, 10,48,576। और ये जो कॉलम होते हैं ये कितने होते हैं, ये होते हैं 16,384। कितने होते हैं, 16,384 ये कॉलम। अब आपको ये ऊपर जो आपको ए बी सी डी ये दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं हेडिंग्स। और इधर ये 1 2 3 4 ये इनको भी हेडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो 10,48,576 है नीचे तक। ठीक है, और ये कितने हैं, ये हैं 16,384 कॉलम। अब ये जेड के बाद में कैसे शुरू होता है, ये देखिए जेड है, जेड के बाद में ए बी ए सी शुरू हो जाएगा, फिर बी 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 सी ऐसे शुरू हो जाएगा। ठीक है, टोटल होंगे ये 16,384। ठीक है, इसमें जहाँ रो और कॉलम क्रॉस होता है वहाँ एक डिब्बा बनता है। ये जिससे रो और कॉलम क्रॉस हो रहे हैं, ये डिब्बा बन रहा है, यानी एक खाना बन रहा है। इस डिब्बे को, इस खाने को इसमें बोलते हैं सेल, CELL सेल बोला जाता है। यानी इसमें प्रत्येक खाने को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। ठीक है, ऊपर इसमें ये टाइटल बार है, ये टाइटल बार कहलाती है, ये टैब कहलाते हैं, ये इनका रिबन कहलाता है, ये ऑफिस बटन है वो वर्डक की तरह है। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इतने को इस यहाँ से अपन सेव अंडू रिपीट इनको क्विक रूप से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इतनी बार को क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये नेम बॉक्स है, इसमें प्रत्येक सेल का एक नाम रहता है, ये आपको भी बताएंगे। और ये फार्मूला बार है, नीचे कोई फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसके अंदर वो फार्मूला दिखाई देगा अपने को। ठीक है, यहाँ रिजल्ट दिखाई देगा, यहाँ फार्मूला दिखाई देगा। ये नेम बॉक्स क्या होता है, नेम क्या होता है सेल का। अब देखिए ये सेल है, इसका नाम क्या होगा, इसके सामने यहाँ देखिए क्या है J और यहाँ क्या है 6, तो इस सेल का नाम हो गया J6। ये देखिए J6। ठीक है, जैसे इस सेल का नाम पता करना हो, यहाँ P है और यहाँ कितना है 9 है, तो इसका ऐड क्या हो गया, नेम बॉक्स P9। इस तरीके से प्रत्येक जो सेल है उसका एक निश्चित नाम होता है। जिस सेल पे क्लिक करोगे उसका नाम नेम बॉक्स में अपने को प्रदर्शित कर देगा। ये नेम जब हम फॉर्मूले लगाते हैं तो बड़े काम आते हैं। ठीक है, तो ये नेम बॉक्स है, ये फार्मूला बार है। ठीक है, और इस पूरी जो तीनों चारों शीटों का समूह है उस पूरी को हम वर्क बुक बोलते हैं, या वर्कशीट बोल देते हैं, या पूरी स्प्रेड शीट भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये शीट अपनी ये शीट है। ठीक है, इन तीनों शीटों के समूह को अपन क्या बोलते हैं, वर्क बुक। ठीक है, ये वर्कशीट है और इनके तीनों के समूह को वर्क बुक बोल देते हैं। ठीक है, और एक्सेल के अंदर बनी शीट को स्प्रेड शीट भी बोलते हैं। एक्सेल है वो संख्यात्मक डाटा सेव करने के लिए ज़्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन सेल का साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे चौड़ाई में, विड्थ में, और यहाँ से इसको नीचे
लंबाई में भी इसका साइज हम बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये यहाँ से बढ़ेगा, जो 1 2 3 हेडिंग से बढ़ेगा, नहीं कि बीच में से नहीं बढ़ेगा इसे, ठीक है। ये कहाँ से बढ़ेगा, हेडिंग से बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर डाटा एंटर करना बड़ा ही सिंपल काम है। जिस सेल के अंदर डाटा डालना उस सेल पे क्लिक करो और डाटा डाल दो, उसी के अंदर डाटा ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। अब आपको इनमें सेलेक्ट करना बताता हूँ। ये 3 तरीके के अपने को प्लस के चिन्ह दिखाई देते हैं, एक तो ये और एक ये और एक ये तीनों क्या यूज में आते हैं। पहला जो आपको ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है प्लस का, ये तो होता है सेलेक्ट करने के लिए काम। जैसे माउस की क्लिक दबाई और नीचे की तरफ खींचा, साइड में हमने इसको खींच लिया, तो जितना तरफ हम खींचेंगे उतना सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये सेलेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। यानी इनकी कॉपी वगैरह करनी हो, सिलेक्ट करना हो तो इस तरीके से करेंगे। ये चिन्ह कब आता है, जब सेल के बीच में जाता है अपना कर्सर, ठीक है, तब इस तरीके का चिन्ह आता है सिलेक्ट करने वाला। दूसरा है इसके कोने पे जाते हैं, ये किस लिए काम आता है, जब यही सेम वर्ड अपने को नीचे वाले सेल में भी चाहिए तो इसके बिल्कुल कोने पे जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है इस पे जाएंगे, तब ये चिन्ह ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। माउस को क्लिक दबा के इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो वही सेम चीज़ जितने दूरी पर अपन जितने सेल तक इसको खींचेंगे वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तीसरा प्लस का चिन्ह है, वो इस सेल की बॉर्डर पे लेके जाएंगे तब आएगा। देखिए कहीं पे भी ले जाओ बॉर्डर पे, जब बॉर्डर पे लेके जाएंगे तब आएगा। और ये क्या काम आता है, ये आता है मूव करने के लिए, यानी इस वैल्यू को इस सेल से उठाकर दूसरी सेल में लेके जाना है तो ये प्लस का चिन्ह काम आता है। ये देखिए दूसरी जगह चला गया, ठीक है। तो ये थी अपनी इनके बारे में बेसिक जानकारी। अब आगे करते हैं। तो ये शीट है, ये स्टेटस बार है और ये स्क्रॉल बार है, ठीक है। ये स्क्रॉल बार है। जैसे इसमें मैंने कुछ लिख रखा है, जैसे नाम लिख दिया मैंने, यहाँ से वही बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, डबल और सिंगल, ठीक है, कौन सा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको भी बताऊंगा 1 मिनट में। यहाँ से अपन इसको कलर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये दे दिया, यहाँ से मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। सेल का फिल कलर है, सेल को किस कलर से फिल करना है उसी कलर से हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं येलो कर देता हूँ, येलो गया, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से साइज़ कम हो सकता है, यहाँ से साइज़ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये बार आ गया तो मैं सेल के साइज़ को बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से भी साइज़ बढ़ाया जा सकता है। ये मैं एमएस वर्ड में हम कर चुके हैं, ये चीज़ें यहाँ से कम किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से इनका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया जा सकता है, ये चीज़ें भी हम कर चुके हैं। जिस फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए उस टाइप का फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी हम कर चुके हैं। अब देखिए इसमें ये चीज़ बता रहा था मैं आपको, ये चीज़ क्या काम आती है। जैसे हमने कुछ इसमें वैल्यू डाल दी, ठीक है, नेम और एज जैसे, ठीक है। नेम मैंने इनके डाल दी AFGH, मान लिया कोई नाम है, और ये इनकी एज मैं डाल देता हूँ जैसे 52 40 15, ये जैसे एज है। अब देखिए इसका प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ये जो रो और कॉलम बनी हुई है ये प्रिंट में प्रदर्शित नहीं होगी। जैसे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल वाइट आया, कोई रो कॉलम बनी नहीं आई। तो जो रो कॉलम अपने को चाहिए उनको अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से अपन इसको ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये बॉर्डर सारी आ गई इसकी। अब अपन प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो इसकी बॉर्डर दिखाई देगी अपने को, ठीक है। ये देखिए, तो क्या ये बॉर्डर क्या काम आता है, बॉर्डर देने के लिए। जो अपने को प्रदर्शित करानी आउटपुट में वो बॉर्डर देना हो तो हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये लाइनें जो डॉट डॉट वाली दिखाई दे रही है, ये किस लिए आई है, ये जो डॉट वाली लाइनें हैं इसका मतलब होता है कि यहाँ तक एक पेज है, क्योंकि स्प्रेडशीट तो काफ़ी लंबी है अपनी, ठीक है, लेकिन पेज पे तो एक निश्चित डाटा आ सकता है। तो ये डॉट डॉट का मतलब होता है प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद में आ जाती है, ये बताती है कि यहाँ तक अपना एक पेज है, उसके आगे आप लिखोगे तो दूसरे पेज में आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ से अपन बॉर्डर दे सकते हैं, कौन सी बॉर्डर चाहिए। जैसे मेरे को नो बॉर्डर करूँगा तो बॉर्डर गायब हो जाएगी। आउटसाइड बॉर्डर करूँ ओनली तो आउटसाइड यानी बार बार वाली बॉर्डर आ जाएगी, देखिए, ठीक है। और नो बॉर्डर करूँगा बॉर्डर गायब हो जाएगी। बॉटम करूँगा नीचे वाली आ गई ओनली, ये देखिए, ठीक है। टॉप करूँगा टॉप वाली आ जाएगी। लेफ्ट राइट करूँगा राइट वाली आ जाएगी। लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट वाली आ जाएगी। यानी बॉर्डर कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी वो यहाँ से अपन व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या काम आते हैं, ये यहाँ से कट करना है
कट हो गया, यहाँ पे पेस्ट करना है, ये पेस्ट हो गया। ये कट पेस्ट करने के लिए काम आता है। ये वाला कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, जहाँ इसको पेस्ट करना वहाँ रखेंगे, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे और ये वहाँ आ गया। ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है, हमने वर्ड में भी इसको किया था। यानी फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है, डिजाइनिंग की कॉपी करने के लिए। मान लिया इसकी डिजाइनिंग अपने को पसंद आ गई, ये सेम डिजाइनिंग की कॉपी हम इसकी करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर से इसको सिलेक्ट किया, जिसकी करना चाहते हैं उस पर जाके क्लिक कर देंगे, तो उसका डिज़ाइन वैसे हो जाएगा। यानी इसकी फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है। ठीक है। अब ये होते हैं अलाइनमेंट। MS एक्सेल में 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल और बॉटम। ठीक है। देखिए कैसे काम करते हैं ये, इनका यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको इस सेल वर्ड इसमें दिख रहा है, इसमें सेंटर में करूँगा सेंटर में आ जाएगा, और राइट में करूँगा राइट में आ जाएगा, लेफ़्ट में करूँगा लेफ़्ट में आ जाएगा, और सेंटर में करूँगा सेंटर में आ जाएगा। ये मिडल में आ जाएगा, इससे टॉप में आ जाएगा मिडल, और इससे बॉटम में आ जाएगा। यानी कहाँ सेट करना वो अपन सेल के अंदर इस वर्ड को कर सकते हैं। तो ये होते हैं अलाइनमेंट 6 प्रकार के। ठीक है। इसके बाद में ये क्या काम आते हैं, ये होते हैं इंक्रीजमेंट। यानी इस सेल के अंदर लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ के इस वर्ड को अपने को लिखना है, वो हम इससे स्पेस छोड़ सकते हैं लेफ्ट से, और ये छोटे स्पेस को वापस ही कर देगा। ठीक है। ये चीज़ है। आगे ये वाला क्या काम आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आती है कई बार। ठीक है। जैसे मान लिया मैंने यहाँ लिख लेता हूँ कोई शब्द, जैसे मैंने लिख दिया होम। ठीक है। इस होम को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस होम शब्द को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। इसमें जैसे इसमें यहाँ से अपन इसको इस पर क्लिक करें तो इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है। ये जो एंगल क्लॉकवाइज करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। वर्टिकल टेक्स्ट करेंगे तो ये एक एक शब्द ऐसे अलग अलग हो जाएगा। रोटेट टेक्स्ट अप करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि कई बार लिस्ट बनाते हैं तो अपने को ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती फिर चौड़ाई में। ठीक है। कुछ चौड़ाई में ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करें तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं। यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ से अपन चाहें उतनी डिग्री पे इसको मूव कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे रोटेट कर सकते हैं जितनी डिग्री पे चाहिए उतनी डिग्री पे। जैसे मान लिया इतनी डिग्री पे अपने रोटेट करना है, तो ये देखिए रोटेट हो गया। तो ये चीज़ रोटेट करने के लिए काम आते हैं, ओरिएंटेशन है वर्ड को। ठीक है। अब इस एक्सेल की मुख्य बात जो है वो ये दोनों है, ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है। ये यूज में क्या आते हैं, जैसे मान लिया इतने सारे सेलों को मिलाकर एक सेल बनाना है अपने को। ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट्स नाम लिखना है, नीचे हिंदी इंग्लिश मैथ वैसे लिखना है। जैसे मान लिया नीचे मैंने लिख दिया इसमें हिंदी इंग्लिश मैथ। ठीक है। PHY फिजिक्स जैसे। अब इनके ऊपर अपने को सब्जेक्ट्स नाम लिखना है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, तो अलग अलग सेल है। इन सभी सेलों को मिलाकर एक सेल बनाना हो तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एक बन जाता है। देखिए ये एक हो गया, इस पे अपन लिख सकते हैं सब्जेक्ट नाम। ठीक है। सब्जेक्ट, ये देखिए। ठीक है। यहाँ से सेंटर लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, सेंटर में ठीक रहता है। ठीक है। तो कई सारे सेल को मिलाकर एक सेल बनाना हो तो किसका यूज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का। ठीक है। जैसे अपने को ये इतने सारे रो को मिलाकर एक बनाना है, जैसे ये दो दो को मिला के एक एक बनाना है यहाँ तक, तो एक एक को ऐसे करें तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए इसका ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है मर्ज एक्रॉस, ये काम में आता है। ये देखिए ये अलग ये अलग ये अलग अलग हो गया, यहाँ तक जितना सेलेक्ट किया था वहाँ तक दो दो खानों को मिलाकर एक खाना बना दिया गया है। ठीक है। और कई सारे खानों को मिलाकर एक बनाना है, इतने बड़े खानों को मिलाकर एक बनाना है, तो यहाँ पे मर्ज सेल कर देंगे तो ये इतना बड़ा, इतने सारे खानों को मिलाकर एक खाना बना दिया, इतने सारे सेलों को मिलाकर एक सेल कर दिया, इतने सारे सेलों को मर्ज कर एक सेल बना दिया। ठीक है। और लास्ट वाला अनमर्ज सेल क्या करेगा, ये मर्ज किए सेलों को हटा देगा, सिंपल बना देगा, वापस जैसा था वैसे ही हो गया। ठीक है। तो ये मर्ज करने के लिए काम आता है। रैप टेक्स्ट क्या काम आता है, जैसे मान लिया कई बार अपना नाम थोड़ा बड़ा होता है, जैसे मान लिया पंकज कुमार है, अब ये कुमार इसके अंदर आ नहीं रहा, नेक्स्ट सेल में जा रहा है और चौड़ाई में अपने पास जगह नहीं है, तो क्या करें, हम चाहते हैं
कुमार है वो पंकज के नीचे आ जाए तो कैसे आएगा, इंटर दबाने से तो आएगा नहीं, इंटर दबाने से तो नेक्स्ट सेल में आ जाते हैं अपन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करते ही इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये व्रैप टेक्स्ट क्या काम आता है, जब शब्द बड़ा हो और सेल का साइज छोटा हो तो आगे वाले वर्ड को उस वर्ड के नीचे ये लिख देता है। ठीक है, ये आएगा कब, जब साइज है वो छोटा हो सेल का। देखिए पूरा बड़ा साइज है तो नहीं आएगा, फिर तो इसके आगे आएगा, चाहे इस पर क्लिक हो चाहे ना हो। ठीक है, और साइज कम होगा तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अभी मैंने वो चौड़ाई में इसका साइज कम कर दिया इसलिए वो नीचे चला गया। ये देखिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये है व्रैप टेक्स्ट। आई बात ध्यान में। अब करते हैं आगे। आगे है नंबर सिस्टम। ये क्या चीज़ है, जैसे मान लिया हमने कुछ नंबर डाल दिया यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ कोई भी, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, इसको अगर हम ये करेंसी में कन्वर्ट करें, अकाउंट नंबर में कन्वर्ट करें तो अकाउंट में चेंज हो गई। यहाँ से भी अपन इंग्लिश में कर सकते हैं, यूरो में कर सकते हैं, चाइनीज़ में कर सकते हैं, कौन सी करेंसी में करना उसी में कर सकते हैं। प्रतिशत पे क्लिक करें तो प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया। कोमा लगाएं तो संख्याओं के बीच में कोमा आ जाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट के बाद में संख्याएं घटानी है या बढ़ानी है। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं पॉइंट के बाद में। यहाँ से भी अपन सेट कर सकते हैं, नंबर में चाहिए अपने को, करेंसी में चाहिए, ठीक है, किस चीज़ में चाहिए, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए, अकाउंट में चाहिए, डेट में चाहिए, डेट में कन्वर्ट हो गया देखिए अपने आप। ठीक है, टाइम में चाहिए, टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये किस फॉर्मेट में अपने को चाहिए, यहाँ से फॉर्मेट सेट कर सकते हैं अपने जो अपन वैल्यू देते हैं उसका। नॉर्मल करना है तो जनरल होता ही है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे मान लिया किसी का फॉर्मेट पहले से निश्चित कर दिया हमने, जैसे इस सेल का कर देते हैं पहले से, जैसे मैं इसका कर देता हूँ शॉर्ट डेट में कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो भी अपन वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, वो अपने आप डेट में कन्वर्ट हो जाएगी देखिए, क्योंकि इसका फॉर्मेट हमने यहाँ से डेट सेट कर रखा है। ठीक है, तो ये है अपना नंबर सिस्टम। अब करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये क्या काम आता है देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए कुछ वैल्यू चाहिए अपने को, हम कुछ वैल्यू डाल लेते हैं इसके अंदर। ये कुछ वैल्यू डाल ली मैंने, 20 वैल्यूज ले ली। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर पहला रूल है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे क्लिक किया, ये ग्रेटर देन यानी इसके अंदर जो संख्या देंगे उससे बड़ी संख्या अपने को उपलब्ध करवाएगा। जैसे 5 डाल दी तो 5 से बड़ी संख्या से ने हाईलाइट कर दी। ठीक है, 4 डालेंगे 4 से बड़ी संख्या हाईलाइट कर देगा। इसके अंदर अपन 8 डालेंगे तो 8 से बड़ी संख्या हाईलाइट कर देगा, 3 9 है। ठीक है, हाईलाइट का जो कलर है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप, येलो कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फिर उनका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन हाईलाइट रूल क्या काम आता है, ग्रेटर देन यानी बड़ा प्रदर्शित करने के लिए जो हम संख्या डालेंगे उससे ग्रेटर वाली संख्या वो उनको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। लेस देन क्या करेगा, छोटे वाले, 5 है तो 5 से छोटे वाले। ठीक है, और इसमें हम 2 डालेंगे तो 2 से छोटे वाले हाईलाइट हो जाएंगे, 1 1 ये तो ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, इसके बाद में बिटवीन यानी बीच वाले हाईलाइट हो जाएंगे। 3 और 7 दे दिया, 3 और 7 के बीच वाले हाईलाइट हो गए। देखिए अगर मैं इसमें 5 और 7 दे दूंगा तो 5 और 7 के बीच वाली आएगी, 5 और 7 के अलावा इसमें कोई संख्या 5 7 और यानी 5 से लेकर 7 तक के बीच के अलावा इसमें और कोई संख्याएं नहीं आएगी। ठीक है, ये होता है बिटवीन। इसके बाद में इक्वल टू बराबर वाली संख्या, जैसे 5 देंगे तो 5 के इक्वल टू वाली संख्या हाईलाइट हो जाएगी, 4 देंगे 4 के इक्वल टू वाली संख्या हाईलाइट हो जाएगी, यानी इसमें संख्याएं हाईलाइट हो जाएगी। आगे वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए अपने कुछ टेक्स्ट लिखने पड़ेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ पास फेल। ठीक है, जैसे पास 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 फेल, पास 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 फेल कर देते हैं एक आध को, सॉरी पास 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 फेल, ये कुछ शब्द मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें फॉर्मेटिंग रूल लगाते हैं। जैसे मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे जाएंगे। देखिए इसमें पास लिखा है तो पास वाले सारे हाईलाइट हो गए, फेल लिख देंगे तो फेल वाले सारे हाईलाइट हो जाएंगे, यानी इसमें ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। इसके अंदर जो टेक्स्ट डाल देंगे वो हाईलाइट हो जाएगा।
पूरा वर्ड न डालकर पूरा एक टेक्स्ट एक अपन करेक्टर डालते हैं, एक फ़ॉन्ट डालते हैं, तो उससे रिलेटेड यानी अब से जितने स्टार्ट होने वाले करेक्टर हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है टेक्स्ट हाईलाइट करना। ये डेट एंकरिंग ये क्या काम करता है? डेट पर काम करता है, तारीखों पे। जैसे हम तारीख ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, बीच में से यहाँ से ले लेते हैं। चलो इसमें आज इसमें क्या तारीख दिखा रहा है? 28, यानी इसमें आज की तारीख डाल लेते हैं 28 क्या है? अप्रैल 4/20। ठीक है, ये तारीख आ गई। तारीख को हम यहाँ से डॉट से नीचे की तरफ खींचेंगे तो एक एक तारीख अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ऊपर की तरफ करेंगे तो ये एक एक कम होती जाएगी। ठीक है, अब मैं इस तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सभी तारीखों को। ठीक है, अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेट एंकरिंग पे जाएंगे। ये देखिए येस्टरडे यानी बीते हुए कल, यानी कल की तारीख हाईलाइट हो गई यहाँ से। टुडे करेंगे तो आज की तारीख हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, टुमारो करेंगे तो आने वाले कल की यानी कल की हो जाएगी। ठीक है, लास्ट 7 डेज करेंगे तो पीछे के 7 दिनों की तारीख हाईलाइट हो जाएगी। लास्ट वीक करेंगे तो लास्ट वीक की हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले जो सप्ताह था उसकी हाईलाइट हो जाएगी। 26 तारीख से नए सप्ताह शुरू हो गया तो इसकी नहीं हुई। दिस वीक करें तो इस सप्ताह की जितनी तारीखें हैं वो हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट वीक करें तो आगे वाले सप्ताह की हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट मंथ करें तो पिछले महीने की जितनी तारीखें हैं वो हाईलाइट हो जाएगी। अभी इसमें पिछले महीने की कोई तारीख है नहीं, 4 है, अभी चौथा महीना चल रहा है तो तीसरे महीने को डेट नहीं है तो हाईलाइट नहीं हुई। दिस मंथ करें तो इस मंथ की हाईलाइट हो जाएगी, जैसे चौथा मंथ है उसकी हाईलाइट हुई है, बाकी नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट मंथ करेंगे तो क्या होगा? अगले मंथ की तारीखें वो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डेट एंकरिंग। डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है? यानी ये उन वैल्यू को हाईलाइट करेगा जो डुप्लीकेट यानी एक से ज़्यादा बार आई हुई हैं, जिनका डुप्लीकेट मान इस लिस्ट में उपलब्ध है। तो इसमें 2, 1, 3 ही संख्याएँ ऐसी है जो एक एक बार आई हुई है, बाकी सारी एक से ज़्यादा बार आई हुई है, डुप्लीकेट वैल्यू है बाकियों की, इसलिए सारी हाईलाइट हो गई ये तीनों को छोड़कर। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यू क्या करता है? जो सेम वैल्यू आई होती है 2 बार, उनको क्या कर देता है? हाईलाइट कर देता है। ठीक है, तो ये था अपना हाईलाइट सेल रूल। अब अपन पढ़ेंगे टॉप और बॉटम रूल। जैसे अपने को टॉप 10 आइटम चाहिए, ऊपर से 10 विद्यार्थी चाहिए, यानी 10 विद्यार्थी कौन है टॉप के, उनको सेलेक्ट करना है तो टॉप 10। ये देखिए ऊपर से टॉप 10 विद्यार्थी हाईलाइट हो गए, यानी अपने पास 100 विद्यार्थी हैं, उनमें से अपने को टॉप 10 विद्यार्थी निकालने हैं, तो इस तरीके से हम टॉप 10 विद्यार्थी को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है 10 से ज़्यादा भी हो। ये किस कंडीशन में 10 से ज़्यादा होंगे? जब 2 वैल्यू सेम हो, 2 विद्यार्थियों के सेम नंबर हों तो 10 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कक्षा में एक स्थान पर 2 विद्यार्थी हो जाते हैं ना, जैसे तीसरे स्थान पर 2 विद्यार्थी हैं ऐसे, तो टोटल में तो एक बढ़ गया फिर, तो इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये 10 स्थान तक उपलब्ध कराता है अपने को, टॉप 10 स्थान तक वैल्यू। ठीक है, इसी में दूसरा है टॉप 10%, यानी टॉप 10%। ये क्या चीज़ है? ये समझने वाली चीज़ है। टॉप 10%, यानी ये टोटल 20 संख्याएं हैं और 20 का 10% कितना होता है? 2। 100 का 10% 10 होता है, 20 का 10% 2 होता है, 10 का 10% 1 होता है, 30 का 10% 3 होता है, यानी टोटल संख्या 20 है। तो अपने को क्या देगा? ये टॉप 2 वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि टॉप 10% है तो ऊपर के 2 विद्यार्थी उपलब्ध कराएगा अपने को। ठीक है, लेकिन इसमें 3 उपलब्ध करवा रहा है क्योंकि तीनों के नंबर सेम है, एक जैसे हैं, इसलिए इनको 3 वो उपलब्ध कराना पड़ा। लेकिन इसके नियम के हिसाब से इसने हमें 10% टॉप के विद्यार्थी ही उपलब्ध करवाए हैं। 10% अपन यहाँ से बढ़ा और घटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके अलावा जो हमने इससे पहले वाला रूल किया था टॉप 10 आइटम, ये भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में है बॉटम 10 आइटम, यानी नीचे से 10 विद्यार्थी देखने हो अपने को, तो ये नीचे से 10 विद्यार्थी उपलब्ध करवा देगा। यानी छोटे जो नीचे विद्यार्थी रह गए, लास्ट विद्यार्थी हैं, लास्ट 10 विद्यार्थियों को ये संख्या उपलब्ध करवा देगा अपने को। ठीक है,
बॉटम 10%, नीचे से 10% विद्यार्थी हैं, नीचे से 2 विद्यार्थी कौन हैं, तो 20 का 10% 2 विद्यार्थी होते हैं, नीचे से 2 विद्यार्थी कौन है, 1 और 2 हो गई, तो ये बॉटम 10% अपने को उपलब्ध करवा दिया इसने। ठीक है। इसके अलावा अबव एवरेज क्या करेगा, इस पर क्लिक करने से अबव एवरेज का मतलब होता है जो एवरेज से बड़ी संख्या है वो हाईलाइट कर देगा। अब एवरेज क्या होती है, एवरेज हमने 10वीं तक पढ़ा है, यानी जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का योग करके उतनी संख्याओं का भाग दे दें तो एवरेज आ जाती है। जैसे मान लिया ये 20 संख्याएं हैं तो इनका योग करके हम 20 का भाग दे दें तो एवरेज आ जाएगी। ठीक है। और उस एवरेज से ऊपर वाली संख्याओं को हाईलाइट करना है अबव एवरेज में। ठीक है। यानी एक को कितना मिलता है, ठीक है, सभी में, वो होता है एवरेज। जैसे 20 संख्या इनका योग करके 20 संख्याओं का और 20 का भाग दे दें तो एवरेज आ जाएगी और उस एवरेज से बड़ी संख्या हाईलाइट हो जाएगी। जैसे इसकी एवरेज लगभग आई है 5 पॉइंट कुछ, इसलिए 5 पॉइंट कुछ से बड़ी वाली संख्याएं हाईलाइट हो गई है। ठीक है। ऐसे ही इसमें बिलो एवरेज यानी एवरेज से नीचे वाली संख्या हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है। देखो 5 पॉइंट कुछ थी एवरेज इसकी, तो 5 पॉइंट कुछ से नीचे वाली संख्याएं हाईलाइट हो गई। ठीक है। आप इनकी एवरेज निकाल के देख सकते हैं, इनका योग करके आप 20 का भाग देंगे तो 5 पॉइंट कुछ इसकी एवरेज आएगी। ठीक है। आगे एवरेज का फॉर्मूला भी आएगा, वो भी आपको बताएंगे। तो ये था टॉप बॉटम रूल। डाटा बार्स क्या होता है, ये भी संख्याओं रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 9 है वो पूरा भरा हुआ है, 1 है वो खाली है, तो ये कलर है वो संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये कलर स्केल है, यानी एक कलर ग्रुप के माध्यम से संख्याओं को पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लिया ऊपर 8 का कलर जो है वही नीचे 8 का कलर होएगा, यानी सेम संख्याओं का कलर सेम होता है इसमें। ठीक है। तो कलर के माध्यम से अपन संख्याओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये आइकन सेट है, ये आइकन के माध्यम से संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं कि बड़ी संख्या है कि छोटी है कि बीच की है। जैसे ये ऊपर की तरफ जो हरा अपने को दिखाई दे रहा है चिन्ह, इसका मतलब बड़ी संख्या है। पीले रंग का जो चिन्ह है ये बीच की संख्या है और लाल रंग का जो है वो छोटी संख्या है, नीचे की संख्या है। ठीक है। ऐसे ये कलर के माध्यम से ये जो अपने को दिखा रखे हैं प्रतीक चिन्ह, झंडे बोलते हैं इसे, इनके माध्यम से पता लगा सकते हैं। लाइट के माध्यम से कर सकते हैं, ये सही का चिन्ह बड़ी संख्या है, पीले वाला चिन्ह है छोटी संख्या है, क्रॉस बीच की संख्या है और क्रॉस है छोटी संख्या है। तो ये कहना मतलब आइकन से ये संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें देखिए ये 4 एरो हो गई, पुराने में 3 थे, यानी बीच वाली संख्याओं को 2 एरो में विभक्त कर दिया। यानी बीच की संख्या जो बड़ी संख्या के नज़दीक है उसको बड़े की तरफ ऊपर की तरफ है और छोटी संख्या है वो नीचे की तरफ है। ठीक है। ठीक है। तो ये आइकन सेट भी ये जैसे ये नेटवर्क बड़ा है, जिसमें एक में बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, 9 वाले में पूरा नेटवर्क है, तो ये सारे संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये बड़ा है, 1 वाला बिल्कुल खाली है, 9 वाला बिल्कुल भरा हुआ, तो ये आइकन है वो संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है ये। अब देखिए फॉर्मेटिंग टेबल ये क्या है, ये हम टेबल को फॉर्मेटिंग यानी डिजाइनिंग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतने अपने को एक टेबल बनानी है, उसका डिज़ाइन देना, तो इसके अंदर पहले से कुछ डिज़ाइन बने होते हैं वो हम दे सकते हैं। जैसे मान लिया मेरे को ये डिज़ाइन पसंद आ गया तो मैंने ये डिज़ाइन इसको दे दिया। ठीक है। यहाँ से अपन कुछ सेटिंग कर सकते हैं इसकी, जैसे हेडर रो चाहिए कि नहीं चाहिए, नीचे टोटल के लिए रो अलग से चाहिए कि नहीं चाहिए, बैंडेड रो चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे बैंडेड लगी यानी कलर दे रखा है रो में, साथ साथ में एक वाइट में एक में कलर है, ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट चाहिए तो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट भी हो जाएगा, लास्ट कॉलम हाईलाइट चाहिए तो लास्ट कॉलम भी हाईलाइट हो जाएगा, और बैंडेड कॉलम चाहिए तो कॉलम के अंदर भी डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको व्यवस्थित भी कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑप्शन है ये हम स्पेशल टेबल आएगा इंसर्ट टेब में, जब अपन इनको करके देखेंगे। ठीक है। इंसर्ट में जब टेबल आएगा तब हम इसको करके देखेंगे। अब देखिए आगे सेल स्टाइल, ये एक सेल का स्टाइल अपन दे सकते हैं। इसमें सेल के स्टाइल पहले से बने होते हैं, डिज़ाइनिंग पहले से बनी होती है, अपने को समय की बचत हो सकती है, इसलिए अपन इसको कोई भी एक सेल स्टाइल पहले से दे सकते हैं। पहले से बने हुए स्टाइल को लेकर इससे अपनी समय की बचत हो सकती है। ठीक है। ये होता है सेल स्टाइल। अब है इंसर्ट, ये क्या काम आता है, देखिए मैं 4 नंबर शीट में चला जाता हूँ। एक बार यहाँ कुछ वैल्यू डाल लेता हूँ, जैसे मैं इसके अंदर 5 वैल्यू डाल ली या 4 डाल दी, 5 की इस तरफ मैंने 2 डाल दी, इस तरफ मैंने इस तरफ मैंने 4 डाल दिया, इस तरफ मैंने 6 डाल दिया। ये कुछ वैल्यू डाल ली मैंने। अब मेरे को यहाँ पे एक सेल और इंसर्ट करना था, मैं भूल गया। ठीक है।
तो यहाँ पे एक सेल और इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट सेल पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी अपने को पूछ रहा है कि सेल तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, लेकिन इसके अंदर पहले से वैल्यू है उसका क्या करें। शिफ्ट सेल राइट यानी इसको राइट में खिसकाना है, शिफ्ट सेल डाउन यानी इस सेल को जो पहले से वैल्यू है इस सेल को नीचे की तरफ करना है, इंटायर रो यानी पूरे रो को नीचे करना है, इंटायर कॉलम यानी पूरे कॉलम को आगे करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट सेल डाउन कर देते हैं भाई, पहले वाले जो सेल है उसको नीचे कर दे और वहाँ एक नया सेल इंसर्ट कर दे। तो ये देखिए वहाँ एक सेल नया सेल इंसर्ट हो गया और पहले वाली जगह खाली हो गई। ठीक है, ये होता है इंसर्ट करना। इंसर्ट शीट रो करेंगे तो पूरी पूरी एक रो इंसर्ट हो जाएगी बीच में, ये देखिए पूरी पूरी एक रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, पूरी रो ही भूल जाते हैं बीच में, तो हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम करें तो पूरा का पूरा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, इंसर्ट सीट करें तो सीट इंसर्ट हो जाएगी। अभी 1 2 3 4 सीटें हैं, इंसर्ट सीट करूँगा तो एक सीट और ऐड हो जाएगी, 5 नंबर सीट, ये देखिए। ठीक है, तो ये था इंसर्ट करना। डिलीट करना इससे भी बिल्कुल विपरीत काम करता है। जैसे डिलीट शीट करेंगे तो जो अपनी वर्तमान में ओपन शीट है वो डिलीट हो जाएगी, 5 नंबर शीट डिलीट होगी, देखिए। ठीक है, डिलीट कॉलम करेंगे तो जो सेलेक्ट कॉलम है वो कॉलम डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। डिलीट शीट रो करेंगे तो शीट की रो डिलीट हो जाएगी जो सेलेक्ट थी, और लास्ट में डिलीट सेल करेंगे तो सेल डिलीट हो जाएगा। अब वही प्रश्न दोबारा से अपने से पूछ रहा है कि इसके अंदर डिलीट तो कर दूंगा इसको, लेकिन वैल्यू का क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर खिसकाना है, करना क्या है। ठीक है, तो हम कह देंगे इसको डिलीट कर दे, नीचे वाले वैल्यू ऊपर ले जाए तो ओके कर देंगे। शिफ्ट सेल अप यानी ऊपर की तरफ वैल्यू चली जाए, तो वो सेल डिलीट हो गया, नीचे वाले वैल्यू वो ऊपर की तरफ इसने ट्रांसफ़र कर दी। तो ये होता है डिलीट करना। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इतने की अपने को यहाँ पे रो हाइट बढ़ानी है, जैसे 15 इसकी बाई डिफ़ॉल्ट होती है, मैं 25 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए साइज़ बढ़ गया इनका चौड़ाई में। यानी कई सारे सेलों का एक साथ हाइट बढ़ाना हो तो अपन यहाँ से फॉर्मेट के माध्यम से ही बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट करेंगे, इसका मतलब क्या है, यानी जो अपन इसके अंदर वर्ड लिख रखे हैं उनकी हाइट के हिसाब से ऑटोमेटिक इसकी हाइट एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक रूप से हाइट है वो एडजस्टमेंट हो गई। कॉलम विड्थ करें तो क्या होगा, यहाँ से कॉलम का विड्थ हम बढ़ा सकते हैं। जैसे 8.43 है, इसको मैं 15 कर देता हूँ और जैसे ओके करूँगा तो इसकी चौड़ाई है वो बढ़ गई, 15 हो गई। ठीक है, ऐसे ही ऑटो कॉलम विड्थ करेंगे तो क्या करेगा, यानी जिसके अंदर जितना डाटा है चौड़ाई में उस डाटा के हिसाब से ये उसकी चौड़ाई को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। ये देखिए जैसे मैं ये कर देता हूँ, ये देखिए इसमें जितने चौड़ाई के अंदर इसके डाटा आ रहे थे उतना एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ इसकी कितनी थी वो देखनी हो तो डिफ़ॉल्ट विड्थ पे क्लिक करें तो ये अपने को शो कर देगा 8.4 इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ थी। तो वापस वही करनी है तो अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, कॉलम विड्थ में जाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8.43 और ओके करना पड़ेगा। तो इसकी जो पहले थी वही बोल डिफ़ॉल्ट वाली वही इसकी विड्थ हो जाती है। ठीक है, हाइड ये क्या चीज़ है, जैसे मान लिया इस रो को अपने को हाइड करना है, 4 के बाद 5 वाली जो रो है उसको हाइड करना है, तो यहाँ से अपन हाइड में जाएंगे, हाइड रो कर देंगे। तो ये देखिए 4 के बाद में सीधे से 5 नंबर वाली रो हाइड हो गई, छुप गई। ठीक है, और अनहाइड कर देंगे रो तो वापस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आई वाला एक कॉलम हाइड करना अपने को, तो यहाँ से कॉलम हाइड कर देंगे, ये देखिए हाइड हो गया। और अनहाइड कॉलम करेंगे तो ये कॉलम है वापस अनहाइड हो जाएगा। इसी तरीके से पूरी पूरी शीट भी हाइड कर सकते हो, हाइड शीट यानी वर्तमान में 4 नंबर शीट सेलेक्ट अपनी, तो 4 नंबर शीट है वो हाइड हो गई, ये देखिए। ठीक है, और अनहाइड शीट करना हो तो वो अनहाइड शीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो 4 नंबर शीट थी अपनी अनहाइड होगी वापस। ठीक है, तो ये होता है अनहाइड और हाइड करना। इसके बाद में रीनेम शीट, यहाँ से अपन शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे शीट 4 है, इसका नाम पिके करना है मेरे को, तो पिके हो गया। ठीक है, अब देखिए मूव और कॉपी शीट करना है तो क्या होगा, इस पीके की हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे पीके पे गए, क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो इसकी एक कॉपी बनकर अपने आप तैयार हो जाएगी। अपने को दोबारा कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, अपने आप इस शीट की कॉपी इसी के अंदर तैयार हो जाएगी। जैसे ये पिके 2 यानी पिके और पिके 2 बिल्कुल सेम है, यानी इसकी कॉपी तैयार करनी हो तो अपन क्या करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक करके हम कर सकते हैं। टैब कलर के माध्यम से इनका टैब का कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने इसका रेड दे दिया, पिके 2 का मैं ग्रीन दे देता हूँ, यहाँ से मैं इसका ग्रीन दे देता हूँ, ये देखिए।
तो इस तरीके से मैं इनको टैब का कलर है वो दे सकते हैं। ठीक है। प्रोटेक्ट शीट ये क्या होता है, ये शीट को प्रोटेक्ट कर देता है, इसके बाद में कोई व्यक्ति इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएगा। जैसे मैं इसके पासवर्ड देता हूँ, कुछ भी अपनी तरफ से दे लो, जैसे मैंने 1 2 3 दिया है, ये सेंड दोबारा दे देता हूँ 1 2 3 और ओके कर देता हूँ। अब इसके अंदर हम ना तो नया डाटा डाल सकते हैं और नया डाटा डिलीट कर सकते हैं, ये केवल रीड ओनली होगी फाइल। ठीक है। तो वापस इसको अनप्रोटेक्ट करना तो क्या करेंगे, अनप्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे, तो अपने पासवर्ड दिए थे पासवर्ड देंगे। ठीक है। उसके बाद में इसमें हम परिवर्तन कर पाएंगे। ठीक है। ये चीज़ होता है प्रोटेक्ट करना। लॉक सेल क्या काम आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। जैसे मान लिया हम चाहते हैं कि इस एक सेल के अंदर, इन 2 सेल के अंदर तो यूज़र परिवर्तन कर पाए, बाकी शीट में कहीं ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे, इनसे लॉक सेल हटा देंगे। जैसे मान लिया इसका लॉक सेल हटा दिया मैंने और यहाँ से इसका भी लॉक सेल हटा दिया। अब इन दोनों का लॉक सेल हट गया, देखिए इसका लॉक सेल सेलेक्ट नहीं है और इसका भी लॉक सेल है वो सेलेक्ट नहीं है। अब हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं दोबारा से, कुछ भी पासवर्ड दे दो, मैं 1 2 3 ही दे देता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया। अब देखिए बाकी सारे प्रोटेक्ट है, कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन 2 सेल के अंदर अपन परिवर्तन कर पाएंगे, क्योंकि इन 2 सेलों को हमने पहले वो सेलेक्ट से हटा दिया था लॉक सेल से। ठीक है, लॉक सेल के सिलेक्ट से हटा दिया था, इसलिए इन दोनों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी में परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए कहीं पे परिवर्तन नहीं कर सकते। वापस अपने को अब क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट करके अपने को इस सेल ओपन करना पड़ेगा, हम कहीं परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आए बात ध्यान में। यानी इससे क्या होता है, लॉक सेल से जिन सेलों के ऊपर से लॉक सेल हटा देंगे वो सेल लॉक नहीं होंगे प्रोटेक्ट करने से भी। फॉर्मेट सेल क्या होते हैं, इससे हम पहले से एक फॉर्मेट निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, जब हम वैल्यू देंगे तो डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं इसका फॉर्मेट पहले काउंट सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर जो भी अपन वैल्यू डालेंगे वो अपने आप क्लिक करते ही अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका फॉर्मेट हमने पहले से ही काउंट सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये था अपना फॉर्मेट पार्ट पूरा। अब हम करेंगे ऑटो सम फील्ड क्लियर, ये सारा अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑटो सम ये क्या काम आता है। जैसे इसके लिए कुछ वैल्यू ले लेता हूँ मैं, ये जोड़ वगैरह कर सकते हैं, एवरेज वगैरह निकाल सकते हैं। ये कुछ संख्या ले ली मैंने, इनका योग करना है अपने को, तो ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से सम पे क्लिक कर दें तो नीचे योग कर देगा। ये योग जस्ट उस आगे वाले लाइन पे ही करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इनका ये योग कर देता है। जैसे ये सिलेक्ट करके हम जैसे ही उस पर क्लिक दबाएंगे, दोबारा से देखिए, जैसे इन चीज़ों का इतने का योग करना है तो सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इनका योग है वो कर देता है ऑटो सम। ठीक है, सम करने के और भी तरीके होते हैं, वो भी आपको मैं बताऊँगा। पहले ये सीखते हैं एवरेज। जो एवरेज निकालनी होती है वो भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सिलेक्ट किया, एवरेज पे क्लिक करेंगे तो इनकी एवरेज आ जाती है 48.36। ठीक है, तो ये एवरेज निकालने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काउंट नंबर, ये क्या करता है, ये संख्याएं काउंट करके बताता है कितनी संख्याएं टोटल ये। तो ये टोटल संख्याएं 11 हैं, 2 से लेकर ये 13 तक है, टोटल संख्या कितनी है 11 है। ठीक है, 12 तक है, टोटल संख्या कितनी है 11। तो ये काउंट करके बताता है। अब देखिए यहाँ तो फॉर्मूला काम कर रहा है और यहाँ फॉर्मूला प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे तो फॉर्मूले का रिजल्ट है और फॉर्मूला बार में फॉर्मूला क्या लगा रखा है वो प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, काउंट फॉर्मूला लगा रखा है और E2 से लेकर E12 के बीच में लगा रखा है। ये देखिए E2 अनुपात E12, तो ये फॉर्मूला काउंट है। तो ये फॉर्मूला बार में फॉर्मूला प्रदर्शित करेगा और यहाँ पे फॉर्मूले का रिजल्ट प्रदर्शित करेगा। काउंट के बाद में, जैसे मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, काउंट के बाद में है इसका मैक्स फॉर्मूला। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू वो प्रदर्शित कर देगा। 88 है वो सबसे बड़ी वैल्यू तो प्रदर्शित करती है इसने। ठीक है, ऐसे ही मिन वैल्यू है तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू 12 है तो वो प्रदर्शित करती है। फॉर्मूला बार में अपन इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। फिल क्या काम आता है, जैसे 5 है, ये मेरे को इतनी दूरी तक यहाँ तक फिल करना है, तो ये डाउन पे क्लिक कर दूँगा, डाउन में फिल हो जाएगा। लेफ़्ट में फिल करना है तो लेफ़्ट वाले पे क्लिक कर दूँगा, लेफ़्ट वाले पे फिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये खाली बड़ा होगा,
ये लेफ़्ट पे क्लिक करूँ तो ये लेफ़्ट वाला फिल हो जाएगा। इसमें ये राइट करूँगा तो राइट में फिल हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट क्यों हो गया भाई? दोबारा से इसको देखते हैं, कुछ वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये डाल दी मैंने। ठीक है, मैं इसको इस बार यहाँ से लेफ़्ट करके देखता हूँ, राइट करके देखता हूँ तो राइट में हो गया, देखिए। ठीक है, इस तरीके से अपन नीचे की तरफ फिल करना है तो नीचे की तरफ कर सकते हैं, डाउन पे क्लिक करके। इस तरीके से अपन इसको इस साइड में फिल करना है तो इस साइड में भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट में हो गया। तो इस तरीके से अपन इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर क्या होता है ये समझने वाला टॉपिक है क्लियर अपना। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इनको कुछ डिजाइनिंग में दे देता हूँ। ठीक है, कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। ये वैल्यू मैंने डाल दी। ठीक है, अब देखिए क्लियर क्या काम आता है। इसमें अपन क्लियर ऑल करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। इसका डिजाइनिंग भी क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू भी क्लियर होगी। ठीक है, अन्डू करके मैं वापस लेता हूँ। क्लियर ऑल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर ऑल से सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करें तो ओनली फॉर्मेटिंग क्लियर होगी, ना कि संख्याएं क्लियर होगी, डाटा क्लियर होगा, ओनली फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। ठीक है, और अगर हम क्लियर कंटेंट करेंगे तो इसके अंदर से वैल्यू डिलीट होगी, न कि इसकी फॉर्मेटिंग डिलीट होगी। डिज़ाइन डिलीट नहीं होगा, इसका डाटा डिलीट होगा ओनली। ठीक है, अंडू करके वापस लेता हूँ। क्लियर कमेंट है तो इससे कमेंट डिलीट होंगे। अगर हम कोई कमेंट किए हैं, इस पर कमेंट करना अपना रिव्यू पार्ट में आएगा, तब अपन इसको करेंगे। ठीक है, फिल्टर एंड सॉर्ट ये क्या होता है? ये देखिए संख्याएं हैं, इनको जैसे ये नीचे वाले दो फॉर्मूले, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ये क्रम से सेट नहीं है। ठीक है, तो हम क्रम से सेट कर सकते हैं सॉर्ट से, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। ठीक है, कौन सा भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से छोटे से बड़ा करते हैं तो ये देखिए छोटे से बड़ा हो गया, और हम बड़े से छोटा करेंगे तो ये बड़े से छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अपना एक डाटा और था, टेबल थी एज वाली, ये यहाँ से भी करके देखते हैं। ये सिर्फ संख्या में नहीं, शब्द में भी काम करता है। जैसे मान लिया ये है, इसको अपने को करना है ये A to Z। अब अपने को प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो सेलेक्ट है उसी को अपने को सेट करना है सेंडिंग में, या इसके आगे जो डाटा है वो भी इनके साथ लेके जाना है। जैसे के की एज 65 है तो के ऊपर जाए तो 65 भी ऊपर जाए। ठीक है, अगर सभी को करना है, इनके आगे वालों को करना है, तब तो अपने एक्सपेंड द सिलेक्शन सेलेक्ट रखेंगे। केवल जो सिलेक्ट कर रखा है उसी को अपने को सेंडिंग करना है, तो केवल इस नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू विद दी करंट सिलेक्शन। तो अपन चाहते हैं कि आगे के पूरे रिकॉर्ड इसके साथ में जाए, तो हम एक्सपेंड दी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सॉर्ट करेंगे तो देखिए छोटे से बड़ा हो गया। ठीक है, और ये साथ में एज भी ऊपर नीचे चली गई। जैसे मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा कन्वर्ट करके दिखाता हूँ इसको। जैसे अंडू कर देता हूँ मैं इसको, कोई चेंज हुआ है क्या? जैसे मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ और यहाँ पे सी लिख देता हूँ। ठीक है, अब करके देखते हैं इसको। ये सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट पे क्लिक किया, देखिए ये BC आ गया ना। ठीक है, और ऐसे ही डिसेंडिंग करेंगे, Z2 करेंगे तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। डिसेंडिंग हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपने इसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में फ़िल्टर क्या काम आता है? ये फ़िल्टर लगाने के लिए काम आता है। जैसे ये मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया, फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर लगाने से क्या होगा, हम फ़िल्टर कर सकते हैं, जो डाटा चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे J और C वाला चाहिए ओनली, तो ओके करेंगे तो J और C वाला आ जाएगा, बाकी वैल्यू वो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो फ़िल्टर से ये अपन फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लियर करेंगे तो सारा आ जाएगा। ठीक है, हट जाएगा। ठीक है, और फ़िल्टर लगाने के बाद हम एज के माध्यम से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी 52 अपने को 40 और 15 एज वाले चाहिए। ओके,
ओके करें तो 40 और 15 वाले आ जाएंगे, बाकी गायब। ठीक है, यहाँ से क्लियर करें तो सारा ओपन हो जाएगा और फिल्टर पे क्लिक कर दें तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना फ़िल्टर। अब लास्ट टॉपिक करते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट। ये क्या काम आता है? ये पहला वाला तो फाइंड करने के लिए काम आता है, हम पहले कर चुके हैं। जैसे इसमें अपने को 5 फाइंड करना है तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जितने इसमें 5 है वो 5 पे लेता जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ संख्या आ रही है, आपको दिखाई दे रही हो 65, 25, 52, यानी जहाँ जहाँ 5 है वहाँ ये लेके जा रहा है। ठीक है, ये फाइंड करना। ठीक है, और फाइंड एक बार फिर से कर लेते हैं। जैसे अपने को एच फाइंड करना है, एच लिख देता हूँ मैं, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये एच पे ले आया, E9 पे, E9 में एच है तो ये अच्छा लेगा। इसको क्लोज करेंगे तो अपना जो इसमें डालेंगे तो एच किस स्थान पे डलेगा, ये देखिए, क्योंकि फाइंड करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं अपन। ठीक है, रिप्लेस क्या होता है? जैसे अपन 5 की जगह 15 करना है, 5 की जगह अपने को करना है 9, जैसे मान लिया, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें तो एक साथ रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया, देखिए जहाँ जहाँ 5 था वहाँ 9 हो गया। ठीक है, एक एक करके भी अपन फाइंड करके भी रिप्लेस कर सकते हैं, जो हम वर्ड में सीख चुके हैं पहले। ठीक है, गो टू ये क्या होता है? ये स्पेशल जाना हो कहीं पे, यानी टेबल 1 है अपनी, इसमें अपने को जैसे A2 पे जाना है, ओके करें तो अपने को डायरेक्ट A2 पे ले आया, यानी किस जगह जाना अपने को वहाँ अपन डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। गो टू स्पेशल क्या होता है? देखिए, गो टू स्पेशल एक बार हम करते हैं, उससे पहले फार्मूला करेंगे। फार्मूला क्या करेगा? इसमें जहाँ पे भी कहीं पे भी फार्मूला लगाया वहाँ अपने को ये डायरेक्ट ले जाएगा। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाया है, एक बार अपने यहाँ लगा के देखते हैं। जैसे ये ऑटो सम वाला मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम जहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फार्मूला पे तो फार्मूला लगाया वहाँ ले आएगा अपने को, यानी गो टू वहाँ पे ले जाएगा अपने को। ठीक है, इसके अलावा कमेंट्स कहीं पे किए हैं तो कमेंट्स मिल जाएगा। कमेंट यहाँ पे अभी है नहीं कोई, कमेंट अपना रिव्यू में करना आएगा। ठीक है, इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर कहीं लगाई हुई है तो वहाँ ले जाएगा अपने को। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई नहीं है, हम कहाँ दे रहे थे, यहाँ लगाई हुई है अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग शायद। ठीक है, तो अपन यहाँ करके देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें भी लगाई हुई नहीं है, वैसे भी लगा देते हैं। जैसे मैं इसमें ये पास वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करूँगा, अलग क्लिक अपना जैसे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करूँगा तो जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की हुई है वहाँ अपने को डायरेक्ट ये ले जाएगा, सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, यानी गो टू ले जाने के लिए काम आता है कहीं पे भी। इसके बाद में कॉन्स्टेंट, ये क्या होते हैं? ये ऐसी संख्या होती है जिनको अपन परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मान लिया ये है 19, 29, ये इनको हम खुद को परिवर्तन कर सकते हैं। कहना मतलब ये नहीं कि किसी और जगह परिवर्तन हो और इनमें परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लिया 19 की जगह मैं यहाँ पे 15 करूँगा तो नीचे इनका योग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये अपना वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, यानी इनका मान हम ये स्वयं ही परिवर्तन कर सकते हैं, कोई दूसरा इनका मान परिवर्तन नहीं कर सकता। वो तो गए कांस्टेंट, और जिसका मान किसी दूसरी सहायता से परिवर्तन होता है वो कांस्टेंट नहीं होते, वो वेरिएबल होते हैं। अब देखिए कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे तो जो सारे सिलेक्ट हो गए, केवल ये 259 छोड़कर। क्योंकि इसका मान इनके ऊपर निर्धारित है। ठीक है, बाकी ये खुद के निर्धारित है अपने अपने मान। ठीक है, तो ये चीज़ आती है कांस्टेंट। डाटा वैलिडेशन रूल कहीं पे लगाया हो तो वो हाईलाइट हो जाएगी। अभी डाटा वैलिडेशन रूल लगाया हुआ नहीं है, अपना आएगा डाटा वैलिडेशन रूल भी डाटा पार्ट में आएगा, ये देखिए तब आपको करवाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से हम इस तरीके से बॉक्स बना के समझा सकते हैं, भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। ठीक है, इसमें हम बॉक्स बना सकते हैं, कहना मतलब हटा दें तो हट जाएगा, यानी फिर ये क्लिक काम नहीं करेगा, अपना सेल के अंदर हम नहीं जा पाएंगे ऐसे। वो केवल समझाने के लिए काम आता है, भाई कई बार गलती से क्लिक ना हो जाए, इसलिए केवल ये एरो का चिन्ह आएगा, हम बता दें ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये। ठीक है, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे शेप वगैरह ले लेते हैं, दो कोई ये शेप ले ली जैसे मैंने। ठीक है, ये पहले सिलेक्ट पेन बताता हूँ आपको। सिलेक्ट पेन करूँ तो लिस्ट आ जाएगी ऐसे। ठीक है,
अपने को किसको चुनना है उसी को हम यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल चुना, रेक्टेंगल हो गया, डाउन एरो चुना, डाउन एरो हो गया। यहाँ से अपन हाइड भी कर सकते हैं इनको और शो भी कर सकते हैं। यहाँ से हाइड ऑल कर सकते हैं, शो ऑल कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपना सिलेक्ट पैन। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वही है जो आपको बताया था मैंने, इस बॉक्स बना के समझा सकते हैं। ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये कहलाती है, ये चीज़ ये कहलाती है, ये चीज़ होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब गो टू स्पेशल क्या है। गो टू स्पेशल में स्पेशल जगह जाने हो, वही जैसे कॉन्स्टेंट पे जाना है, कांस्टेंट पे जाना है, या फार्मूलाज पे जाना है। कौन से फार्मूला पे जाना है, नंबर वाले पे, लॉजिकल वाले पे, एरर वाले पे। तो ये सारे फार्मूले अपने अभी आएंगे, आगे अभी आए नहीं हैं। ठीक है, ब्लैंक्स पे जाना है तो ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, ब्लैंक्स वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी आगे आएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, ब्लैंक्स वाला क्या है, जैसे मान लिया ये मैं ब्लैंक यानी खाली रख लेता हूँ बीच में से। ठीक है, इतना सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसमें जाके गो टू स्पेशल में ब्लैंक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ओनली ब्लैंक्स है वो सिलेक्ट कर देगा, बाकी हट गए। देखिए कि ये एक ही दो चीज़ सिलेक्ट होगी, बाकी ये हट गए हैं। तो ये ब्लैंक्स सेलेक्ट करता है। ठीक है, एक इसमें एक सुविधा और भी है, जैसे ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया, इन ब्लैंक वर्डों में अपने को सेम वैल्यू देनी है। जैसे तो 2 ही सेल है, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे 15, 20 सेल, 50 सेल हो, उसमें सेम वैल्यू देनी है। तो यहाँ इक्वल टू का चिन्ह लगाते हुए जो संख्या देनी है वो संख्या डाल दो और कंट्रोल के साथ में इंटर दबा दो। ठीक है, तो वो संख्या जहाँ ब्लैंक थे वहाँ अपने आप एडजस्टमेंट हो जाती है। जितने भी खाली ब्लैंक थे, जितने भी सेल ब्लैंक थे वो अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा अपना MS एक्सेल का होम पार्ट। आज से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।